Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 12 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है द डेफिनेट इंटेग्रल्स। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है द डेफिनेट इंटेग्रल्स। अब तक हम इनडेफिनेट इंटेग्रल्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। If phi prime of x this is equal to f of x, then integral f of x dx ये हमारे पास आ जाएगा phi of x plus c, और यहाँ पे ये जो c है ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है where c is an arbitrary constant। तो ये है हमारे पास indefinite integral। if integral f of x dx this is equal to phi of x plus c, then the integral of f from a to b is denoted by integral from a to b f of x dx। तो ये है हमारे पास एक डेफिनेट इंटेग्रल and it is read as integral from a to b of f of x dx। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि एक डेफिनेट इंटेग्रल को एवेल्युएट किस तरह से किया जा सकता है। if f of x this is equal to phi prime of x, then integral from a to b of f of x dx this is equal to integral from a to b of phi prime of x dx। अब हमारे पास phi prime of x की इंटीग्रेशन आ जाएगी phi of x plus c, और phi of x plus c पे ये जो लिमिट्स हैं ये अप्लाई हो जाएंगी a to b। अब यहाँ पे करना ये है, ये जो x है इसकी जगह पहले b को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा phi of b plus c, देन आ जाएगा माइनस। अब हमने x की जगह a को पुट करना है तो हमारे पास आ जाएगा phi of a plus c, this is equal to phi of b plus c minus phi of a minus c minus c के साथ कैंसिल, and this is equal to phi of b minus phi of a। अब यहाँ पे देखा जा सकता है इंटेग्रल फ्रॉम a to b ऑफ f of x dx की जो वैल्यू है वो एक डेफिनेट वैल्यू है, तो इसी वजह से इंटेग्रल फ्रॉम a to b ऑफ f of x dx को कहते हैं डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ f फ्रॉम a to b। इंटेग्रल फ्रॉम a to b ऑफ f of x dx has a definite value, और वो वैल्यू है phi of b minus phi of a।
So it is called the definite integral of f from a to b. Phi of b minus phi of a is denoted as phi of x. अब यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज किया है। अब हमारे पास b आ जाएगा सुपरस्क्रिप्ट में और a आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में, और phi of x from a to b। अब यहाँ पे ये जो b है ये बेसिकली हमारे पास है अपर लिमिट और a इज नोन एज द लोअर लिमिट, और इसके अलावा a से b का जो इंटरवल है उसे कहते हैं रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। द इंटरवल a to b is called the range of integration, while a and b are known as the lower and upper limits respectively. अब हम ये बात जानते हैं phi of b माइनस phi of a ये एक डेफिनेट वैल्यू है। This is a definite value। तो हमारे पास इंटेग्रल फ्रॉम a to b f of x dx में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है दैट इज x। तो इस वेरिएबल को किसी और लेटर के साथ भी रिप्लेस किया जा सकता है। दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम a to b f of t dt। तो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा phi of b माइनस phi of a। अगर हमारे पास एक इंटेग्रल में लोअर लिमिट एक कांस्टेंट है और अपर लिमिट एक वेरिएबल है, देन द इंटेग्रल इज अ फंक्शन ऑफ द अपर लिमिट। फॉर इंस्टेंस इंटेग्रल फ्रॉम a to x of f of t dt। अब यहाँ पे देखा जा सकता है अपर लिमिट हमारे पास एक वेरिएबल है x और लोअर लिमिट एक कांस्टेंट है a। तो ये हमारे पास आ जाएगा phi of t from a to x and this is equal to phi of x minus phi of a। So this integral is a function of the upper limit। For example, integral from a to x of 3t square, this would be equal to 3 into integral from a to x of t square। This is equal to t square की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t आ जाएगी t क्यूब ओवर 3 from a to x। This is equal to 3 into, अब पहले यहाँ पे t की जगह हम पुट करेंगे x को, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब ओवर 3, देन आ जाएगा माइनस
नेक्स्ट हम t की जगह पुट करेंगे a को, तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब ओवर 3, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस a क्यूब ओवर 3, 3 से 3 कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस a क्यूब। तो हमारे पास ये जो इंटेग्रल है, दिस इंटेग्रल इज अ फंक्शन ऑफ द अपर लिमिट। अब हमारे पास जो रिलेशन है फाई प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस रिलेशन shows that f of x gives the rate of change of phi of x। तो इसका मतलब ये है phi of x में जो टोटल चेंज है फ्रॉम a टू b वो हो जाएगा phi of b माइनस phi of a। ये है हमारे पास टोटल चेंज इन phi of x from a to b। तो ये चेंज एंटी डेरिवेटिव्स और डेफिनेट इंटेग्रल में एक कनेक्शन को शो कर रहा है, shows the connection between anti-derivatives and definite integral from a to b of f of x dx। नेक्स्ट है हमारे पास द एरिया अंडर द कर्व। इनिशियली मैथमेटिशियंस प्लेन रीजन का एरिया फाइंड करने में सक्सीड हो गए थे। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम या फिर रेगुलर पॉलीगॉन्स, ये सब हमारे पास हैं प्लेन रीजन्स। लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस की इन्वेंशन से पहले कर्व्स के अंडर का जो एरिया है या फिर ऐसा एरिया दैट इज बाउंडेड बाय द कर्व्स एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, ये फाइंड करना मैथमेटिशियंस के लिए एक चैलेंज था। लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस की हेल्प से कर्व के अंडर का जो एरिया है वो इजीली फाइंड किया जा सकता है। अगर हम सपोज करें हमारे पास एक फंक्शन है f दैट इज कॉन्टिन्यूस ऑन द इंटरवल फ्रॉम a टू b और f ऑफ x 0 से ग्रेटर है, तो फंक्शन के ग्राफ के अंडर और x एक्सिस के अबव जो एरिया है वो फाइंड करने के लिए हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करेंगे। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये है कि एक फंक्शन को हॉरिजॉन्टल फंक्शंस की हेल्प से अप्रोक्सीमेट किया जाए और कर्व के अंडर जो एरिया है वो फाइंड करने के लिए जो स्मॉल रेक्टेंगल्स हैं उनका सम कर लिया जाए। अब हम अस्यूम करते हैं हमारे पास f ऑफ x है 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो सबसे पहले फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें हमारे पास ये जो कर्व है दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, और इसके अलावा इंटरवल फ्रॉम 1 to 3 को इक्वल लेंथ के 4 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया गया है और एक सब इंटरवल की जो लेंथ है दैट इज 3 - 1/4, this is equal to 2/4 and this is equal to 1/2। अब हमारे पास जो सब इंटरवल्स हैं वो है x0 to x1, ये पहला सब इंटरवल है। सेकंड सब इंटरवल है x1 to x2, थर्ड सब इंटरवल है x2 to x3 और फोर्थ सब इंटरवल है x3 to x4। अब एक सब इंटरवल की जो लेंथ है दैट इज 1/2 और 0.5, विच मीन्स x0 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 1.5, x2 इज इक्वल टू 2, x3 इज इक्वल टू 2.5 एंड x4 इज इक्वल टू 3।
अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट बी, ये है हमारे पास पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट एम एंड दिस इज पॉइंट एन। अब हमारे पास एम ए है एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल, एन बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन एंड एम एन दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे जो फिगर है इसमें देखा जा सकता है रेक्टेंगल ए एम एन सी का जो एरिया है that is less than the area of the shaded region AM and B, और shaded region का जो area है that is less than the area of the rectangle DM and B. Area of the rectangle AM and C, this is less than the area of the shaded region A, M, N, B, and this is less than the area of the rectangle DM and B. This implies that f of x naught into delta x is less than area of the shaded region AM and B, and this is less than f of x1 into delta x. नेक्स्ट हम ये अज्यूम करेंगे हमारे पास जो 4 सब इंटरवल्स हैं उनके मिड पॉइंट्स हैं x1 स्टार, x2 स्टार, x3 स्टार, x4 स्टार. Be the midpoints of 4 sub intervals. अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें देखा जा सकता है m और n का जो मिड पॉइंट है दैट इज x1 star, then the value of f at x1 star is f of x1 star. अब हम रेक्टेंगल एफ एम एन ई का एरिया कैलकुलेट करेंगे. सो एरिया of the rectangle FMNE, this is equal to f of x1 star into delta x. अब यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है जो रेक्टेंगल FMNE का एरिया है that is approximately equal to the area of the region AM and B under the graph of f from x0 to x1. अब हमारे पास यहाँ पे जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं उनके एरियाज का सम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f of x1 स्टार इंटू डेल्टा x. ये आ गया हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया. देन आ जाएगा प्लस सेकंड रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा f of x2 स्टार
इंटू डेल्टा एक्स प्लस थर्ड रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा एफ ऑफ x3 स्टार इंटू डेल्टा एक्स प्लस फोर्थ रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा एफ ऑफ x4 स्टार इंटू डेल्टा एक्स. दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 स्टार प्लस एफ ऑफ x2 स्टार प्लस एफ ऑफ x3 स्टार प्लस एफ ऑफ x4 स्टार इंटू डेल्टा एक्स. दिस इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड x1 स्टार इज द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल फ्रॉम x0 टू x1. तो हमारे पास एफ ऑफ x1 स्टार की जगह आ जाएगा 1/2 इंटू x0 प्लस x1/2 रेज़ टू द पावर 2. देन आ जाएगा प्लस एफ ऑफ x2 स्टार इज 1/2 इंटू x1 प्लस x2/2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1/2 इंटू x2 प्लस x3 over 2 raised to the power 2 plus 1/2 into x3 plus x4 over 2 raised to the power 2 into, और डेल्टा एक्स है हमारे पास 1/2 के इक्वल, बिकॉज एक सब इंटरवल की जो लेंथ है दैट इज 1/2. दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू x0 है 1 के इक्वल, x1 है 1.5 के इक्वल, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1.5/2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1/2 इंटू 1.5 प्लस x2 इज 2/2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 2.5/2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1/2 इंटू 2.5 प्लस 3/2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 1/2. अब हमारे पास देखा जा सकता है 1/2 आ रहा है कॉमन. 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4 इंटू 1 प्लस 1.5/2 इज 1.25 रेज़ टू द पावर 2. देन आ जाएगा प्लस 1.5 प्लस 2/2 is 1.75 raised to the power 2 plus 2 plus 2.5/2 is 2.25 raised to the power 2 plus 2.5 plus 3/2 is 2.75 raised to the power 2. This is equal to 1/4 into 1.5625 plus 3.0625 plus 5.0625 plus 7.5625. This is equal to 1/4 into 17.25 and this is equal to 4.3125. तो हमारे पास इन चारों रेक्टेंगल्स के एरियाज का जो सम है वो आ चुका है 4.3125. अब हम ये जो कर्व है इसके अंडर जो एरिया है वो फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल. इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 3 1/2 into x square dx. This is equal to 1/2 into x cube over 3 from 1 to 3. This is equal to 1/6 into 27 minus 1 and this is equal to 26/6 and this is equal to 4.3. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इंटरवल्स का नंबर इंक्रीज करते जाएं तो स्मॉल रेक्टेंगल्स के एरियाज को जो सम है वो 4.3 के क्लोज अप्रोच कर जाएगा. अब अगर हम इंटरवल 1 to 3 को n इंटरवल्स में डिवाइड कर दें और xi स्टार ith इंटरवल के किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लें
और हमारे पास जो डेल्टा एक्स आई है वो हो जाएगा एक्स आई minus x I minus 1 where I is equal to 1, 2, 3 up to n. तो sum of areas of n rectangles, this would be equal to summation I is equal to 1 to n f of xi star into delta xi. और ये सम अप्रोच कर जाएगा नंबर 4.3 को when n approaches infinity and each delta xi approaches 0. Thus limit n approaches infinity, delta xi approaches 0, summation I is equal to 1 to n f of xi star into delta xi, this is equal to 4.3. तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं लिमिट n approaches infinity, delta xi approaches 0, summation I is equal to 1 to n f of xi star into delta xi, this is equal to integral from 1 to 3 of 1 over 2 into x square dx. Thus the area above the x-axis and under the curve y is equal to f of x from a to b is the definite integral from a to b of f of x dx. नेक्स्ट हम एक फंक्शन को कंसीडर करेंगे. कंसीडर a function f which is continuous on the interval a is less than and equal to x and x is less than and equal to b and f of x is greater than 0. और ये है हमारे पास फंक्शन का ग्राफ. अब हम एक फंक्शन a x को डिफाइन करेंगे which is the area above the x-axis and under the curve. So ax is the area above the x-axis and under the curve y is equal to f of x from a to x. तो ये है हमारे पास a of x. नेक्स्ट हम अस्यूम करते हैं हमारे पास है डेल्टा x जो कि एक बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है. अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर. So x plus delta x is any number
in the interval a to b such that a is less than x and x is less than x plus delta x। तो यहाँ पे ये है हमारे पास x plus delta x। अब हम ग्राफ पे दो पॉइंट्स को अज्यूम करते हैं। दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। लेट पॉइंट P x f of x and Q x plus delta x f of x plus delta x be 2 points on the graph of f. This is point M, this is point N। अब हमारे पास PM और QN ऑर्डिनेट्स है। This is point R and this is point S। तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो रेक्टेंगल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली रेक्टेंगल है PMNR और दूसरी रेक्टेंगल है SMNQ। हम यहाँ पे x एक्सिस के अबव और कर्व के अंडर a से x प्लस डेल्टा x तक जो एरिया है वो हो जाएगा a of x प्लस डेल्टा x। The area above the x-axis and under the curve y is equal to f of x from a to x plus delta x is a of x plus delta x. So the change in area is a of x plus delta x minus a of x। अब यहाँ पे ये जो shaded region है this is representing a of x plus delta x minus a of x। और यहाँ पे ये भी नोटिस किया जा सकता है इंटरवल x to x plus delta x में जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। And from this figure it is obvious that area of rectangle PMNR is less than a of x plus delta x minus a of x and a of x plus delta x minus a of x is less than area of rectangle SMNQ। Area of rectangle PMNR this is less than a of x plus delta x minus a of x and this is less than area of rectangle SMNQ, which means f of x into delta x this is less than a of x plus delta x minus a of x and this is less than f of x plus delta x into delta x। अब हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है इसको डेल्टा x के साथ डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग द इनइक्वालिटी बाय डेल्टा x तो हमारे पास आ जाएगा f of x is less than a of x plus delta x minus a of x divided by
delta x, and this is less than f of x plus delta x. Now we know that limit delta x approaches 0, f of x, this is equal to f of x, and limit delta x approaches 0, f of x plus delta x, this is equal to f of x. So a of x plus delta x minus a of x over delta x approaches f of x when delta x approaches 0. Thus, limit delta x approaches 0, a of x plus delta x minus a of x over delta x, this is equal to f of x, or we can also write it as a prime of x, this is equal to f of x. तो इसका मतलब ये है कि a of x f का एंटी डेरिवेटिव है. That is, a of x is an antiderivative of f. So, integral f of x dx, this is equal to a of x plus c, and integral from a to x of f of x dx, this is equal to a of x from a to x, and this is equal to a of x minus a of a. अब हमारे पास जो a of x है, that is the area under the curve from a to x. तो इसका मतलब ये है कि a of a हो जाएगा 0 के इक्वल. Since a of x is defined as the area under the curve y is equal to f of x from a to x, so a of a would be equal to 0. तो हमारे पास a of x आ जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम a to x of f of x dx. दिस इज इक्वेशन 1. अब हम इक्वेशन 1 में इस x की जगह b पुट कर देंगे. पुटिंग x is equal to b in इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा a of b, this is equal to integral from a to b f of x dx. तो ये है हमारे पास x एक्सिस के अबव और अंडर द कर्व का एरिया फ्रॉम a to b, which shows that the area A of the region above the x-axis and under the curve y is equal to f of x from a to b is given by integral from a to b f of x dx. That is, a is equal to integral from a to b f of x dx. तो इस तरह से हम x एक्सिस के अबव
और कर्व के अंडर एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे, अगर हमारे पास फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो हो तो उसका एरिया किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। अगर हमारे पास फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो है तो एफ ऑफ एक्स आई स्टार की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव वैल्यू, और इसी तरह एफ ऑफ एक्स आई स्टार इंटू डेल्टा एक्स आई ये भी नेगेटिव होगा। तो ऐसे केस में डेफिनेट इंटीग्रल भी नेगेटिव होगा। Thus, the area bounded in this case by the curve y is equal to f of x, the x-axis and the lines x is equal to a, x is equal to b is minus into integral from a to b f of x dx. So area above the x-axis, this would be equal to integral from a to b of f of x dx. Area below the x-axis, this would be equal to minus into integral from a to b f of x dx. अब हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल f of x है साइन x के इक्वल। अब हम साइन x का ग्राफ देख लेते हैं एक दफ़ा। ये है हमारे पास साइन x का ग्राफ और यहाँ पे नोटिस किया जा सकता है माइनस पाई से 0 तक का जो इंटरवल है वहाँ पे साइन x नेगेटिव है और 0 से पाई तक का जो इंटरवल है वहाँ पे साइन x पॉजिटिव है। साइन x इज नेगेटिव फॉर minus pi less than x and x is less than 0 and is positive for 0 is less than x and x is less than pi. So the area bounded by the x-axis and graph of sine function from minus pi to pi is given by integral minus pi to pi sin x dx this is equal to, अब यहाँ पे माइनस पाई से 0 तक का जो रीजन है वो देखा जा सकता है एक्स एक्सिस के बिलो है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस इंटू इंटेग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू 0 साइन x dx प्लस, और ये वाला रीजन x एक्सिस के अबव है तो यहाँ पे आ जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन x dx। डेफिनेट इंटेग्रल्स की एक प्रॉपर्टी होती है इंटेग्रल फ्रॉम a टू b f of x dx दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू इंटेग्रल from b to a f of x dx।
जब भी हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट के साथ इंटरचेंज करते हैं तो इंटेग्रल माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास अब आ जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू माइनस पाई साइन x dx प्लस इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन x dx। दिस इज इक्वल टू साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस x के इक्वल फ्रॉम 0 टू माइनस पाई प्लस minus cos x from 0 to pi. This is equal to minus into, अब यहाँ पे पहले x की जगह हम पुट करेंगे अपर लिमिट और अपर लिमिट है माइनस पाई, तो हमारे पास आ जाएगा cos माइनस पाई, देन आ जाएगा माइनस, देन हमने x की जगह पुट करनी है लोअर लिमिट विच इज 0, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 0, देन आ जाएगा प्लस इंटू माइनस कॉस पाई। अब यहाँ पे x की जगह पहले हमने पुट किया पाई को जो कि है अपर लिमिट, देन आ जाएगा माइनस कॉस 0, देन हमने x की जगह 0 को पुट किया विच इज दी लोअर लिमिट। दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू कॉस माइनस पाई इज माइनस 1, देन आ जाएगा माइनस कॉस 0 इज 1, देन आ जाएगा प्लस into minus into cos pi is minus 1 minus cos 0 is 1. This is equal to minus into minus 2 plus into 2, and this is equal to 2 plus 2, and this is equal to 4. So the area bounded by the x-axis and the graph of sine function from minus pi to pi is equal to 4. अब हम एक दफ़ा ये जो डेफिनेट इंटेग्रल है इसको डायरेक्टली सॉल्व करके देखते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू कॉस पाई माइनस कॉस माइनस पाई, this is equal to minus into minus 1 minus into minus 1, and this is equal to minus into minus 1 plus 1, and this is equal to 0. तो इस इंटेग्रल को डायरेक्टली सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है 0, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास फंक्शन का एक पोर्शन एक्स एक्सिस के अबव हो और फंक्शन का दूसरा पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो हो तो उसमें हम इंटेग्रल को स्प्लिट कर देते हैं, तभी हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स। तो सबसे पहले है डेफिनेट integral, we know that integral from a to b f of x dx gives the area under the curve y is equal to f of x from x is equal to a to x is equal to b and x axis। और इसका प्रूफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल theorem of calculus। If f is continuous on interval a to b
and phi prime of x is equal to f of x, that is phi of x is any antiderivative of f on interval AB, then integral from a to b f of x dx, this would be equal to phi of x from a to b, and this is equal to phi of b minus phi of a. तो ये है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटेग्रल a to b of f of x dx, this is equal to minus into integral from b to a f of x dx। जब भी अपर लिमिट को लोअर लिमिट के साथ और लोअर लिमिट को अपर लिमिट के साथ इंटरचेंज किया जाता है तो इंटेग्रल माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। If phi prime of x this is equal to f of x, तो इसका मतलब ये है phi f का एंटी डेरिवेटिव है। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज करेंगे। इंटेग्रल फ्रॉम a to b f of x dx, this is equal to phi of b minus phi of a, this is equal to minus into phi of a minus phi of b, and this is equal to minus into integral from b to a f of x dx। प्रॉपर्टी डी है इंटेग्रल फ्रॉम a to b f of x dx, this is equal to integral from a to c f of x dx plus integral from c to b f of x dx, where a is less than c and c is less than b। अब इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। If phi prime of x this is equal to f of x, which means phi is an antiderivative of f। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटेग्रल फ्रॉम a to c f of x dx आ जाएगा phi of c minus phi of a, and integral from c to b of f of x dx, this would be equal to phi of b minus phi of c। Thus integral from a to c f of x dx plus integral from c to b f of x dx, this is equal to phi of c minus phi of a plus phi of b माइनस फाई ऑफ c। अब यहाँ पे फाई ऑफ c कैंसिल हो जाएगा माइनस फाई ऑफ c के साथ, और हमारे पास आ जाएगा फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, एंड दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx। तो यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है दैट इंटेग्रल from a to b of f of x dx is equal to integral from a to c of f of x dx plus integral from c to b of f of x dx। So this is the final result। इसके अलावा डेफिनेट इंटेग्रल्स की बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन पे भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को अप्लाई करके प्रूव किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया है कि डेफिनेट इंटेग्रल्स क्या होते हैं, एंड देन हमने ये डिस्कस किया है कि कर्व के अंडर जो एरिया है वो डेफिनेट इंटेग्रल्स की हेल्प से किस तरह फाइंड किया जा सकता है, और उसके अलावा हमने फंडामेंटल थ्योरम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स को भी डिस्कस किया है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।